हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं जिससे क्लियर तो हो कि चैप्टर आखिर है क्या। तो चैप्टर का नाम जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर की कहानी समझा दूं कि चैप्टर की स्टोरी क्या है, इतिहास क्या है। तो इसकी इस चैप्टर की हिस्ट्री ये है कि आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा। सर कौन सा चैप्टर नंबर 4? जिसमें हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद कीजिए, उस चैप्टर की शुरुआत ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से हुई थी। वहाँ पर ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने ये देखा था कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करो तो आसपास क्या क्रिएट हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब उसके बाद ये हुआ कि बहुत से साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? उल्टा मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी करंट इंड्यूस हो सकता है? तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में इसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट सामने आते हैं जिनका नाम है माइकल फेराडे। नाम सुना होगा, माइकल फेराडे, और एक नाम है हेनरी। ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये सोचा और एक्सपेरिमेंट करने लग गए। ये सोचा कि भैया ऑर्स्टेड ने ये बताया है कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करंट इंड्यूस हो सकता है? और उनने इसमें सफलता भी पाई। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में इसमें सफलता पाई कि भैया करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया इंडक्शन या फिर कहें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए नाम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, इसका मतलब समझ में आ गया। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि भैया मैग्नेटिज्म के कारण किसका प्रोड्यूस होना? करंट का प्रोड्यूस होना। जबकि चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने उल्टा पढ़ा था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। तो बच्चों इसकी कभी डेफिनेशन लिखनी हो, व्हाट इज ईएमआई? ईएमआई से हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे पूरे चैप्टर में। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, द प्रोडक्शन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, whenever there is a relative motion between coil and magnet, current is produced या फिर कहें induced, a current is induced in coil. This phenomena is called EMI. This phenomena is called EMI, and the current produced is called इंड्यूस्ड करंट। सर इसका मतलब क्या है? डिटेल में समझाइए हमें तो नहीं आया समझ में। देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एक चैप्टर की शुरुआत हो रही है। इस चैप्टर की शुरुआत के लिए जिम्मेदार दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ। ये नाम क्या है? एक तो माइकल फेराडे और दूसरा नाम है हेनरी। ठीक है, कभी मुझे थोड़ा सा याद है तो माइकल फेराडे जो हैं इंग्लैंड के हैं,
जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा, और हेनरी जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। तो ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये सोचा, इन्होंने ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से समझा था। ये समझा था कि भैया कभी मैग्नेटिक फील्ड, कभी करंट किसी वायर में फ्लो करो तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो इनके दिमाग में भूत चढ़ गया। ये सोचा कि यार क्यों ना इसका उल्टा करके देखें। उल्टा करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ऐसा कहा जाता है कि भैया माइकल फैराडे ने एक्सीडेंटली इस चैप्टर या फिर इस टॉपिक की शुरुआत की। एक्सीडेंटली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सीडेंटली उन्होंने मैग्नेटिज्म के कारण क्या किया, करंट को पैदा कर दिया। इसकी स्टोरी बहुत ही फेमस है, मैं किसी और दिन सुनाऊंगा, पर अभी फिलहाल ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो बच्चों ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट को अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जब भी रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन हो किसके बीच, कॉइल और मैग्नेट के बीच, तो करंट पैदा होता है किसके अंदर, कॉइल में। इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और जो करंट प्रोड्यूस हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समझ में आई। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, कुछ आगे की बात करने जा रहे हैं। आगे की बात के लिए सबसे पहले एक टर्म को डिफाइन करना होगा जिससे हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं टर्म डिफाइन कर दूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पर मैं 5B नाम लिखूंगा। क्या नाम लिख रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम सुना था, जहाँ गॉस लॉ में हमने बहुत यूज़ किया था। यहाँ पर हम क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम फाई के चरणों में क्या लिख रहे हैं, बी फॉर मैग्नेटिक, और फाई जो है किसका सिंबल है, फ्लक्स का। सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, total number of magnetic lines passing normally through a closed surface area, is called magnetic flux, बच्चों क्या इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसे डिनोट किससे करते हैं, 5V से। याद कीजिए, चलो मैं एक काम करता हूँ, याद दिलाता ही नहीं हूँ मैं, फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होता है, तो मैग्नेट में होते हैं 2 पोल्स, नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल। और आप जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है बच्चों, साउथ पे। नॉर्थ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड होगी बच्चों, साउथ पे। ये तो सर हम जानते हैं, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है, साउथ पे। ऐसी बनाते जाओ और ये लाइंस क्या होती जाएगी, बनती जाएगी। याद कीजिए, नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ पर एंड होगी। ऐसी लाइंस आप बनाते जाए बनती जाएगी। ठीक है, तो आपसे कोई कहे कि सर आप ऐसी कितनी लाइंस बना सकते हैं, तो मैं कहूँगा मैं तो इनफाइनाइट लाइंस बना सकता हूँ। और आप बच्चों से भी मैं पूछूं कि कितनी लाइंस आप बना सकते हैं, तो ये बनाते जाओ बनती जाएगी। इन्हें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। तो कभी यहाँ पर एक मैग्नेट को रख दिया जाए, इस कमरे में रख दिया जाए मैग्नेट को, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस पूरे कमरे में है, कमरे के बाहर है, सब दूर होगी कि नहीं होगी। ऐसे कितनी लाइंस होगी, तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट लाइंस होगी। कितनी लाइंस होगी बच्चों, इनफाइनाइट लाइंस होगी। पर कभी मैं कहूँ कि इस स्मॉल एरिया में कितनी लाइंस होगी, कभी मैं इसे स्मॉल एरिया मान लूँ, स्मॉल एरिया को मैं DS नाम दे देता हूँ, स्मॉल एरिया को DS या फिर A नाम देता हूँ, A फॉर एरिया, और DA का मतलब क्या होता है, स्मॉल एरिया। और कभी मैं यहाँ पर वही सेम एरिया बना दूँ DA, तो आप क्या कहेंगे, इसे DA1 नाम दे दूँ, इसे DA2, तो आप क्या कहेंगे कि भैया इस क्लोज सरफेस एरिया में मैग्नेटिक लाइंस की संख्या या फिर कहें डेंसिटी कम है, और इसी क्लोज सरफेस एरिया में जबकि दोनों का सर्कल जो है लगभग सेम बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एरिया दोनों का सेम है, पर मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से कम पास हो रही है और यहाँ से कितनी पास हो रही है, ज़्यादा पास हो रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कितनी लाइंस पास हो रही है स्मॉल सरफेस एरिया से, कितनी लाइंस
पास हो रही है किससे बच्चों, स्मॉल सरफेस एरिया से, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन पढ़े, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कभी हमने एक क्लोज सरफेस एरिया बना लिया, क्या बनाया बच्चों, ये रहा क्लोज सरफेस एरिया, ये रहा क्लोज सरफेस एरिया, और इसमें से क्या पास हो रही है, तो इसमें से पास हो रही है मैग्नेटिक लाइंस, ये पास हो रही है मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, और इस सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो मान लीजिए इसी डायरेक्शन में है, मैं इसे डीए नाम देता हूँ, डीए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई बी से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट क्या होगा बच्चों, एरिया वेक्टर। यहाँ पे आपने एरिया को स्मॉल लिया है, तो यहाँ से फ्लक्स को भी क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल ही लेना पड़ेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी फाई बी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और कभी हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, बी डी ए कॉस थीटा। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फॉर्मूला तो ये बहुत बार सुन चुके हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या बच्चों, ये फॉर्मूला नाम सुना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो डी फाई बी का फॉर्मूला समझ में आ गया। सर डी क्या है, डी जो है स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल सरफेस एरिया, और डी फाई बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी डी ए कॉस थीटा। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। कभी मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ बच्चों, टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया बच्चों, इंटीग्रेशन, बी वेक्टर डॉट क्या कर दिया, डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन। अभी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, और मतलब तो यही है, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का मतलब बी डी ए कॉस थीटा ही होता है। यहाँ पे एक काम करें, ये भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, बी डी ए कॉस थीटा। तो बच्चों डी फाई बी का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो सर हमें तो पता है डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, वैसे डी फाई बी का इंटीग्रेशन फाई बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये वाला भी फॉर्मूला बहुत फेमस है, इसको याद कर ले, और ये वाला भी फॉर्मूला फेमस है, फाई बी इक्वल्स टू, कभी आप इसे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच्चों, बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ केस लेने वाले हैं, तो आप बने रहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर ले बच्चों, कर लिया नोट डाउन, ठीक है, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अभी नोट डाउन कर लिया है तो अब रफ कर देता हूँ, और इसके आगे का यहीं पर पढ़ा देता हूँ। बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीन को पीछे भी आप ले जा सकते हैं, तो आप ये कर लिया करें। ठीक है, चलिए इसके आगे का देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक केस ले लेते हैं। क्या ले लें बच्चों, केस। फिर केस क्या ले लें, तो हमने कभी केस 1 ले लिया कि थीटा कितना है, 0 डिग्री। सर थीटा 0 का मतलब ये क्या होता है, थीटा 0 का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों की दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो बच्चों बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ या ये लिखे या फिर ये लिखे, पर अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच्चों, बी डी ए कॉस थीटा। और बच्चों बताओ कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस 0 तो कितना होता है, 1 होता है। ये तो हम बचपन से जानते हैं, कॉस 0 होता है 1। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और मान लीजिए B क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, तो B को बाहर निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा, DA बचेगा बच्चों। और DA क्या है, स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। तो फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए। सर ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये कब लगेगा, तो मैं कहना चाहूँगा ये सारे फॉर्मूले एक ही है, आपको बस याद क्या करना है, ये वाला याद कर लो। चलो इसको याद कर लो, इसको याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। नहीं क्या गलत बोला क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, तो इसको याद कर ले, स्टार लगा ले इस पे, इस फॉर्मूले को याद कर ले।
सर तो आप बोल रहे हैं कि ऊपर वाले को भी याद करो। अरे भाई ऊपर वाला भी तो यही फॉर्मूला है, इसको याद किया तो ये याद हो गया। और कभी थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 1 हो गया, और dA का इंटीग्रेशन कितना हो गया, a हो गया। ये बात याद रखें। अब इसमें हम एक केस 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? केस 2 में हमने थीटा कितना ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। कितना ले लिया बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो बच्चों बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा। ये देख लीजिए, बी डी ए कॉस थीटा। सर बी क्या है? बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। डी ए क्या है? स्मॉल एरिया है जहां पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। बच्चों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई कभी यहां पर मैग्नेट रख दी जाए तो कितनी लाइंस पास होगी? तो आप कहेंगे सर आप तो बनाते जाओगे, बनती जाएगी, इनफाइनाइट लाइंस बनेगी। पर एक स्मॉल एरिया की बात करें तो स्मॉल एरिया से मैग्नेटिक लाइंस जो है वो काउंटेबल होगी, या फिर कहें फाइनाइट होगी। क्या होगी बच्चों? फाइनाइट होगी। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस जगह अलग होगी, इस जगह अलग होगी, इस जगह अलग होगी, इस जगह अलग होगी, हर जगह अलग अलग होगी। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। पर मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक लाइंस ही होता है। पर मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से पास होनी चाहिए? एक क्लोज सरफेस एरिया से, छोटे से सरफेस एरिया से। ठीक है। अब बच्चों बताओ cos 90 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर cos 90 जो होता है वो होता है 0। अब बच्चों बताओ ये 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? समथिंग। तो फ्लक्स कितना पास होगा? 0 पास होगा। कितना पास होगा? 0 पास होगा। सर तो फ्लक्स का संबंध किससे है? फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक लाइंस। हाँ बच्चों फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक लाइंस होता है, पर यहाँ पर एक सरफेस एरिया की भी बात आती है। किसकी बच्चों? सरफेस एरिया की। कभी फ्लक्स और एरिया के बीच 90 डिग्री का एंगल बना तो मैग्नेटिक फील्ड होते हुए, क्लोज सरफेस एरिया होते हुए, दोनों चीज होते हुए भी फ्लक्स क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। अब हम लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। तो यूनिट ऑफ फ्लक्स बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो ध्यान से देखिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दूं। फ्लक्स का फॉर्मूला आप कोई सा भी लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, सब में किसकी बात आएगी? फ्लक्स इक्वल्स टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है। और कभी cos थीटा वाले लिखना है तो यूनिट में तो थीटा का कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है। तो यूनिट क्या बनेगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, एरिया की यूनिट होती है क्या बच्चों? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन जाएगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। और आपको बता दूं टेस्ला मीटर स्क्वायर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? वेबर। क्या कहा जाता है? वेबर। वेबर। ठीक है। और इसे डिनोट किससे किया जाता है? WB से। किससे बच्चों? WB से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट कितनी होती है? वेबर होती है। ठीक है। SI यूनिट वेबर। इसे नोट डाउन कर लिया हो तो रफ कर दूं। नोट डाउन कर लिया बच्चों? ठीक है बच्चों, आपने कभी इसे नोट डाउन कर लिया हो तो इसके आगे मैं लिखवाना चाहूँगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? याद रख ले, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। SI यूनिट होती है। और इसकी CGS यूनिट जो होती है, CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स, CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स होती है मैक्सवेल। क्या होती है बच्चों? ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल। मैक्सवेल। ठीक है। मैक्सवेल, इसे मैक्सवेल ही लिखा जाता है, पूरा ही लिखा जाता है मैक्सवेल। ठीक है। तो यूनिट ऑफ CGS यूनिट जो होती है कितनी होती है? मैक्सवेल। अब बच्चों SI यूनिट वेबर और CGS यूनिट मैक्सवेल। तो आपको एक रिलेशन बता दूं कि 1 वेबर जो होता है वो होता है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है। वैसे हमें इस पूरे चैप्टर में इस मैक्सवेल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इस मैक्सवेल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी? वेबर की ही पड़ेगी। तो यूनिट भी हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स की, और CGS यूनिट भी हो गई, SI यूनिट भी होगी। अब फ्लक्स की यूनिट तो होगी। अब हम इसकी डायमेंशन पे चलते हैं। किस पे चल रहे हैं बच्चों? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों? B.A। ये आपको पता होना चाहिए।
अब आपको एरिया की डायमेंशन तो पता है जो कि होती है एल स्क्वायर या फिर कहें साइड स्क्वायर, पर मैग्नेटिक फील्ड की नहीं पता। तो एक काम करते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड की निकालना सीख लेते हैं। कैसे निकालते हैं, याद कीजिए F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। याद कीजिए, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं, F अपॉन में क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। चार्ज की डायमेंशन चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ रखी है, AT होती है। सर कैसे आई, याद कीजिए, सब कुछ बताना पड़ता है बच्चों, बता देता हूँ। I इक्वल्स होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बताओ चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, IT। I की डायमेंशन एम्पियर, T की डायमेंशन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो वेलोसिटी की LT-1, और साइन थीटा की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। तो L से L कैंसिल, ये T से T-1 कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई, कितनी आई, m T-2, और A ऊपर गया तो A-1। तो B की डायमेंशन आ गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकाल सकते हैं। सर कैसे, B डॉट A। B की डायमेंशन कितनी आई है, m T-2 A-1, और एरिया की डायमेंशन कितनी होती है बच्चों, L स्क्वायर। तो टोटल डायमेंशन कितनी होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, m L स्क्वायर T-2 A⁻⁻1। ठीक है, तो डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, वेबर यूनिट होती है, वेबर यूनिट हो गई, और कभी CGS यूनिट की बात करें तो मैक्सवेल हो गई। चलिए बच्चों, अब हम माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने क्या देखा, आज हम इस एक्सपेरिमेंट से समझने जा रहे हैं। तो चलिए माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। देखिएगा बच्चों, तो माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले लिखता हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। देखिएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उन्होंने क्या किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक मैग्नेट ली, और यहाँ पर उन्होंने क्या ली, एक कॉइल ली। क्या ली बच्चों, एक कॉइल ली। यहाँ पर मैं कॉइल बना देता हूँ, ये रही कॉइल। इस कॉइल में क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट किया बच्चों, गैल्वेनोमीटर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इस कॉइल की वेलोसिटी इस मैग्नेट की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जब ये मैग्नेट, देखिए मैं अरेंजमेंट पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर एक मैग्नेट ली उन्होंने, और यहाँ पर एक कॉइल ली। किसकी कॉइल ली, कॉपर कॉइल ली, और कॉपर कॉइल में क्या कनेक्ट कर दिया, उसके एंड से किसे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब उन्होंने देखा कि जब मैग्नेट इस कॉइल के पास रखी हुई है स्टेशनरी पोजीशन में, स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई है, तो उन्होंने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं पैदा हुआ। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इस कॉइल में करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये देखा। अब उन्होंने सेकंड डायग्राम से मैं समझा के बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को तेजी से v वेलोसिटी से इस कॉइल की तरफ फेंका। क्या किया बच्चों, इस कॉइल की तरफ फेंका या फिर मूव किया। उन्होंने जैसे ही इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव किया, तेजी से मूव किया, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने ये देखा कि जैसे ही मैग्नेट को तेजी से उस कॉइल के पास ले गए, तो यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में क्या आने लगा, डिफ्लेक्शन आने लगा। और डिफ्लेक्शन भी आ रहा है। डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है, इस कॉइल में क्या पैदा हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि इस कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है। और मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दे रहा है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जैसे इस मैग्नेट को तेजी से पास ले गए, तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होने लगा। अब उन्होंने देखा कि जैसे ही इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जाकर रोक दिया, इस कॉइल के पास ले जाकर रोक दिया,
तो उन्होंने ये देखा कि भैया जैसे ही ये मैग्नेट इनके पास आई और रुक गई, फिर से रुक गई, रुकना मतलब स्टेशनरी पोजीशन में आई, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना फिर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब करंट इसमें कितना है, 0 है। इस केस में भी करंट कितना था, 0 था, और इस केस में भी करंट कितना है, 0 है। तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि भाई मैग्नेट को कभी स्टेशनरी पोजीशन में रखें तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना फ्लो होता है, 0 फ्लो होता है, मतलब कॉइल में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। पर जैसे ही इसे पास ले गए तो करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। जब इसे मोशन कर रहे हैं तो करंट फ्लो होने लगा, पर मोशन करने के बाद फिर से इसे रोक दिया तो करंट फ्लो होना क्या हो गया, बंद हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को पास ले जाने के बाद दूर भी ले गए, तो फिर से दूर ले गए। मैं चौथे डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस मैग्नेट को क्या किया, इस कॉइल से दूर ले गए। कॉइल से जैसे ही क्या किया इन्होंने, दूर ले गए, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व की बच्चों, पता है? उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि गैल्वेनोमीटर में फिर से करंट फ्लो होने लगा, कॉइल में फिर से करंट फ्लो होने लगा, गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन देने लगा। इसका मतलब इस कॉइल में फिर से करंट फ्लो हो रहा है। पर उन्होंने एक विचित्र चीज़ देखी, नई चीज़ देखी। क्या देखी पता है बच्चों? पिछली बार करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, तो इस बार करंट जो है वो कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन दे रहा है वो जस्ट क्या दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उनके दिमाग में आया कि भैया सिर्फ मैग्नेट के कारण करंट पैदा नहीं होता, मैग्नेट को क्या करना होता है, मैग्नेट को क्या करना होता है, मोशन करना होता है। मैग्नेट को क्या करना होता है, मोशन। जब भी मैग्नेट मोशन करेगी, जब भी मैग्नेट मोशन करेगी तो करंट क्या होगा, पैदा होगा। जब भी मैग्नेट क्या करेगी बच्चों, मोशन करेगी, तो करंट क्या होगा, करंट कितना पैदा होगा, करंट पैदा होगा। पर जब मैग्नेट ने मोशन करना बंद कर दिया, वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, तो करंट फ्लो होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए हमने जब डेफिनेशन लिखी थी तो ये लिखा था, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। ठीक है, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो करंट पैदा होगा इस कॉइल में। क्या पैदा होगा बच्चों, करंट पैदा होगा इस कॉइल में। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये मोशन कर रहा है और ये भी मोशन कर रहा है और दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो क्या करंट पैदा होगा, क्या करंट पैदा होगा? जवाब है नहीं पैदा होगा। सर क्यों? क्योंकि इन दोनों के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। सर क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन तो होना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए किसी एक का मूव करना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समझा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हमें एक बात की प्रेरणा मिली, एक बात समझ में आई कि भैया सिर्फ मैग्नेट के कारण करंट पैदा नहीं होता, मैग्नेट के कारण किसी कॉइल में करंट पैदा नहीं होता। मैग्नेट का क्या होना ज़रूरी है, मोशन होना ज़रूरी है। मैग्नेट का क्या होना ज़रूरी है, मोशन होना ज़रूरी है। मैग्नेट जब जब मोशन करेगी करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 समझाने जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 समझाने जा रहा हूँ। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये हुआ कि उन्होंने ये देखा कि इस बार मैग्नेट को मूव नहीं करवाया, इस बार मैग्नेट जो है वो अपनी जगह पे पड़ी हुई है। ये देखिए मैग्नेट क्या है, हमेशा सारे केस में मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है। और इस बार किसको मूव करवाया जा रहा है, इस बार मूव करवाया जा रहा है किसको, इस कॉइल को। इस कॉइल को क्या किया जा रहा है, मूव करवाया जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो उन्होंने देखा कि भैया जब हम कॉइल को मूव कर रहे हैं मैग्नेट के पास तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये बात समझ में आई कि ज़रूरी नहीं कि मैग्नेट ही मोशन करे, मैग्नेट ही मोशन करे, कौन भी मोशन कर सकता है। कभी कॉइल मोशन कर रही है, कॉइल मोशन कर रही है इस मैग्नेट के अराउंड, तो भी करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए करंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। और जब मान लीजिए इस मैग्नेट को हमने क्या किया, मैग्नेट को दूर ले गए, मैग्नेट को नहीं सॉरी किसको, कॉइल को जब हम दूर ले गए। पहले केस में हम इस कॉइल को पास ला रहे थे, इस केस में हम कॉइल को दूर ले जा रहे हैं, तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर मैग्नेट के साथ मोशन नहीं करवाया जा रहा है। मैग्नेट तो फिलहाल क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में। तो इस बार फिर से करंट पैदा हो रहा है,
पर इस बार करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और याद रखिएगा जब इन दोनों में से किसी भी केस में कॉइल का मोशन बंद कर दिया तो करंट पैदा होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। केस बिल्कुल सेम है, मैं इतने सारे डायग्राम बनाना नहीं चाहता हूँ, पर आपको एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि करंट इंड्यूस होगा। सर कब कब इंड्यूस होगा, जब या तो मैग्नेट मोशन करे या तो कॉइल मोशन करे, मैग्नेट मोशन करे या कॉइल मोशन करे, पर मैग्नेट और कॉइल दोनों की दोनों स्टेशनरी पोजीशन में है या फिर दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट अ करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल। कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपसे, बच्चों ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि मैग्नेट को पास ला रहे हैं या फिर कॉइल को पास ला रहे हैं मैग्नेट के तो करंट पैदा हो रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, करंट क्यों पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर एक कहानी समझ में आई, क्या कि जैसे ही हम यहाँ पे बताते हैं, देखिए यहाँ पर मैं कभी बताऊँ, देखिए ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट की क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक लाइंस होगी सर बिल्कुल होगी। इस मैग्नेट की क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक लाइंस होगी ना, होगी बच्चों। इस मैग्नेट की क्या होगी, मैग्नेटिक लाइंस। और ये मैग्नेटिक लाइंस किससे पास हो रही है, क्लोज सरफेस एरिया से, क्लोज सरफेस एरिया से। तो मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये रुकी हुई है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है। सर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। सर क्यों चेंज नहीं हो रहा है, देखिए मैं कहानी समझाता हूँ। ये मैग्नेट अभी रेस्ट में है और एक कॉइल भी रेस्ट में है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है इस कॉइल से वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए मान लीजिए मैं मैग्नेट को पास ले जाता हूँ तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया चेंज हो जाएगी। सर क्यों, क्योंकि मैग्नेट पास जाएगी तो मैग्नेटिक लाइंस भी तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस केस में जैसे ही पास ले गए तो मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाएगी, पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया चेंज हो जाएगी जब मोशन करेगा। तो यहाँ पर कहानी आती है, डेफिनेशन में हम एक और चीज लिख सकते हैं, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। देखिए जब कांस्टेंट होगा तो करंट कितना होगा, जीरो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस क्या होगी आप बताएं, मैग्नेटिक लाइंस जो होगी वो कांस्टेंट होगी। सर कांस्टेंट क्यों, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही है, चेंज ही नहीं हो रही। पर जैसे ही आप यहाँ पर पास ले जाएंगे या दूर ले जाएंगे, मोशन करवाते रहेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी और करंट क्या होने लगेगा, इंड्यूस होने लगेगा। इसलिए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की चीज़ को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समझ में आया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 समझ में आया। दोनों एक्सपेरिमेंट में बात ये चल रही है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अक्रॉस चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 समझा रहा हूँ, आप इसे अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख लें और नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसे समझने से मतलब है। क्या है बच्चों, हमें इसे समझने से मतलब है। तो अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, वो भी शायद से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिएगा मैं अब बताने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ये किसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, माइकल फैराडे का। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लिया हुआ है और इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दी गई है एक कॉइल। क्या कनेक्ट कर दी है बच्चों, एक कॉइल कनेक्ट कर दी है, दिख ही रही होगी आपको एक कॉइल कनेक्टेड। और हमने यहाँ पर एक और कॉइल ली, क्या ली, एक और कॉइल ली और इस कॉइल में एक स्विच लगा दिया और बैटरी लगा दी। क्या लगा दी बेटा, स्विच और बैटरी। अब आपसे कोई कहे कि अभी फ़िलहाल स्विच ऑफ है, क्या है बच्चों, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो बच्चों बताओ नीचे वाले सर्किट में करंट कितना होगा, ज़ीरो होगा। करंट ज़ीरो होगा तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ज़ीरो। सर क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि जब हम
स्विच ऑफ किया हुआ है तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, और करंट फ्लो नहीं हुआ तो इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी, जीरो होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो हम कहेंगे कि जो फ्लक्स लिंक हो रहा है इसमें फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो होगा, और फ्लक्स जीरो होगा तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, और फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो भैया इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मान लीजिए कभी आपने एकदम से स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो करंट जीरो से क्या हो जाएगा, मान लीजिए कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। अब आप बताएं, जैसे ही करंट चेंज हुआ तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हाँ है ना बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बच्चों, चेंज। और फ्लक्स चेंज हो जाता है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब किसी कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा तो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि स्विच ऑफ था तो करंट कितना था, जीरो था। ये एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है, माइकल फैराडे ने एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि एक कॉइल ली, उस कॉइल में स्विच लिया, बैटरी ली, और दूसरी कॉइल में सिर्फ गैल्वेनोमीटर लिया, और उसने देखा कि जब स्विच ऑफ था तो करंट जीरो था, और करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, तो फ्लक्स जीरो था, और फ्लक्स जीरो था तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं, क्रॉस का मतलब नो डिफ्लेक्शन। पर उसने क्या देखा, जैसे ही स्विच ऑन किया करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो ये फ्लक्स जो है इस कॉइल के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो करंट पैदा होता है, और करंट पैदा होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या देने लगेगा, डिफ्लेक्शन देने लगेगा। अब मान लीजिए आपने स्विच क्या कर रखा है, ऑन ही कर रखा है, स्विच को ऑन कर रखा है, करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है। अब मुझे बताओ, ऑफ से ऑन हुआ था तो करंट चेंज हुआ था, अब ये ऑन ही है तो बच्चों बताओ करंट की वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं आया। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आया, नहीं आया। सर क्यों नहीं आया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया करंट में चेंज नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं तो फ्लक्स में भी चेंज नहीं, और फ्लक्स में चेंज नहीं तो भैया गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब मान लीजिए आपने स्विच ऑन से क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ किया तो करंट की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, जीरो। और करंट की वैल्यू जीरो हुई तो करंट जैसे ही चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज हुआ तो गैल्वेनोमीटर फिर से क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। सर नहीं आया समझ में, इसका मतलब ये हुआ, मैं समझाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब दे रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 2 केस में दे रहा है, तो इस केस में दे रहा है और एक इस केस में दे रहा है। बताओ इस केस में क्यों दे रहा है, दोनों केस में, क्योंकि देखिए इन दोनों केस में करंट क्या हुआ है, चेंज, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है, चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ है, चेंज, इसलिए गैल्वेनोमीटर क्या देने लगा, डिफ्लेक्शन। और सर यहाँ पर देखें तो स्विच ऑन से क्या हुआ है, यहाँ पर ऑफ से ऑन हुआ था और यहाँ पर ऑन से ऑफ हुआ है, तो करंट एकदम से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिक्रीमेंट आएगा जिसे हम चेंज कहते हैं, तो फ्लक्स में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, तो गैल्वेनोमीटर में भी क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। ये तीनों एक्सपेरिमेंट किसने किए हैं, माइकल फैराडे ने। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या सर, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला, पहले एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि ज़रूरी नहीं कि हम किसे मूव करें, कॉइल को मूव करें, हम मैग्नेट को मूव करें और कॉइल को स्टेबल रखें तो भी करंट इस कॉइल में क्या हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है। या फिर हम मैग्नेट को क्या करें, स्टेशनरी रखें और कॉइल को कभी हम चेंज करें, कॉइल की पोजीशन को चेंज करें, तब भी इस कॉइल में क्या हो सकता है, करंट प्रोड्यूस हो सकता है। या फिर बिना मैग्नेट के भी करंट पैदा हो सकता है। क्या आपको यहाँ पर मैग्नेट नज़र आ रही है, जवाब है नहीं, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तब भी करंट हम पैदा कर सकते हैं। सर कैसे, पहली कॉइल में करंट चेंज करके, पहली कॉइल में कभी करंट चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और ये फ्लक्स जो चेंज होगा उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस होगा। तो जल्दी से ये जो भी लिखा हुआ है इसे नोट डाउन कर लें। अब हम माइकल फैराडे के लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे,
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जल्दी से नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने फैराडेज के एक्सपेरिमेंट देखे थे और हमने वहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट देखे थे और तीनों एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के अक्रॉस चेंज होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ या फिर करंट पैदा होता है या फिर कहें इंड्यूस होता है। तो इसी आधार पर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 2 लॉ। हाँ, वो दोनों लॉ एक जैसे ही हैं, पर फिर भी हम यहाँ पर दोनों लॉ को पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो देखिएगा, यहाँ पर माइकल फैराडे ने 2 लॉ दिए। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है ये हमें पता है, पर फिर भी हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ में स्टेटमेंट ये है कि whenever magnetic flux changes across a coil, a करंट कहें या फिर एन ईएमएफ। यहाँ पर ईएमएफ, क्योंकि आप जानते हैं करंट अपने आप पैदा नहीं होता है, ईएमएफ की वजह से पैदा होता है। तो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ये एस लिखा हुआ है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस अक्रॉस अ कॉइल एन ईएमएफ, हैंस अ करंट भी लिख देते हैं, हैंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। ठीक है, और यहां पर एक लाइन देखिएगा, विच लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन इट। सर शुरू में तो समझ में आया पर एंड में तो समझ नहीं आया, क्या लिखा हुआ है? देखिए, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भैया करंट तभी पैदा होगा या फिर कहें ईएमएफ तभी पैदा होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स अकेले काम नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड से काम नहीं चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहें या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, ये है कॉइल और ये है मैग्नेट। अब बताओ, क्या इस मैग्नेट की, मैं इसको टच कर रहा हूँ, क्या इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है? तो जवाब है हाँ, होगी। तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट पैदा होगा? जवाब है नहीं पैदा होगा, क्योंकि इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। पर जैसे ही मैं इसे पास ले जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। हाँ है ना, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज हो रहा है, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, चेंज हुआ। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इस कॉइल में पैदा होगा। अब बताओ, ये इसके पास में ले जाके रख दिया, क्या अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? जवाब है नहीं चेंज हो रहा है। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, करंट भी पैदा नहीं होगा या फिर ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल के अक्रॉस, ईएमएफ या फिर करंट इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल, करंट पैदा होगा कॉइल में। और ये तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? चेंज होती रहेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद होगा, करंट पैदा होना बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब फर्स्ट लॉ के बाद हम पढ़ रहे हैं कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हम किसके बारे में बात करें? देखिएगा, तो फर्स्ट लॉ में तो इस बारे में बात हुई है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ पैदा हुआ, पर कितना पैदा हुआ उसका मैग्नीट्यूड थोड़ी बताया गया। देखिए, यहाँ पर बस ये बताया गया कि भैया मेहनत करने से सफलता मिलती है, बस ये बताया गया कि मेहनत करोगे आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। पर क्या आपको ये बताया गया कि भैया कितनी मेहनत करूं? 1 घंटे करूं, 2 घंटे करूं, 3 घंटे करूं, 4 घंटे करूं? क्या आपको सफलता का मैग्नीट्यूड बताया गया? जवाब है नहीं बताया गया। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ में ये बताया जा रहा है कि भैया फ्लक्स कितना चेंज करें कि ईएमएफ कितना पैदा हो। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, हमने
पढ़ रखा है ईएमएफ क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। किसके बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ईएमएफ को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, ई से। और बच्चों चेंज, फ्लक्स के चेंज को किससे हम डिनोट करेंगे, डेल फाई से। ठीक है बच्चों। और रेट है तो रेट को हम किससे शो करेंगे, डेल टी से। पर कभी आप इसे डिफरेंशिएशन की टर्म में लिखें तो ई इक्वल्स जो होगा वो क्या होगा, डी फाई अपॉन में डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स में जितना भी चेंज होगा, देखिए चेंज का मतलब क्या होता है, φ1 माइनस φ2। सर φ1 माइनस φ2 क्या होता है, φ1 माइनस φ2 मतलब फ्लक्स पहले कुछ और था और बाद में कुछ और है। तो फ्लक्स पहले कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा टाइम के साथ तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए पहले फ्लक्स कितना था, 1 वेबर था, और बाद में भी फ्लक्स 1 वेबर है, तो 1 वेबर माइनस 1 वेबर आंसर इज 0, तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं हुआ तो ईएमएफ भी पैदा नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है बच्चों, कौन बोल रहा है, माइकल फैराडे, जो क्या कहता है कि ईएमएफ जो होगा इज इक्वल टू किसके होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। देखिए मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। देखिए मेरी भाषा से ऐसे, आपको माइकल फैराडे की भाषा से सिंपल नजर आए। देखिए बताओ, क्या मैं केस 1 बता रहा हूँ, केस 1, ये रही कॉइल, ये रहा मैग्नेट। मैग्नेट मूव कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या इसमें ईएमएफ पैदा होगा, हाँ सर होगा। ठीक है, फर्स्ट केस में होगा, हो रहा है। अब सेकंड केस में देखिए, मैग्नेट मूव हो रहा है, मैग्नेट मूव हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेट मूव हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेट मूव हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या ईएमएफ पैदा होगा, हाँ सर होगा। फर्स्ट केस में भी ईएमएफ पैदा हुआ, सेकंड केस में भी ईएमएफ पैदा हुआ, पर बताओ किस केस में ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा, जवाब है सेकंड केस में। सर क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, सेकंड केस में। इसका मतलब फ्लक्स जितनी तेज़ी से चेंज होगा टाइम के साथ, ईएमएफ उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि है माइनस। क्या है बच्चों, माइनस। सर ये माइनस क्यों आया, माइनस के बारे में बताओ। तो ये माइनस साइन क्या है, माइनस साइन जो है इसी से शुरू होती है किसकी कहानी, एक नया लॉ आ रहा है। कौन सा लॉ, लेंज लॉ। क्या आ रहा है बच्चों, लेंज लॉ। सर ये माइनस साइन क्या बता रहे हैं, माइनस साइन का तो फिजिक्स में एक ही फंडा है। माइनस साइन कहीं ना कहीं डायरेक्शन की बात करता है, हाँ है ना बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ईएमएफ उसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट पैदा होगा। तो माइनस साइन के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। माइनस साइन यहाँ पर कौन से लॉ को आमंत्रित कर रहा है, लेंज लॉ को। तो एक काम करते हैं, हम लेंज लॉ को ही शुरू कर देते हैं। तो देखिए पहले तो ये बात समझ लीजिए, E इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का डी फाई बाई डी टी। लेंज लॉ को अभी फिलहाल अभी हम पढ़ाएंगे, पर पहले ये समझ लीजिए ईएमएफ किसके इक्वल होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अब बच्चों कभी मान लीजिए उस कॉइल में n टर्न्स हो तो यहाँ पर आएगा माइनस का n डी फाई बाई डी टी, डी फाई अपॉन में डी टी। सर n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ठीक है, अभी हमने जो पिछले डायग्राम बनाया था अभी एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉइल बनाई थी। पर मान लीजिए बहुत सारी कॉइल होती तो ईएमएफ ज़्यादा पैदा होता। सर क्यों ज़्यादा होता, क्योंकि हमने कॉइल्स के टर्न्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए। टर्न्स बढ़ा दिए तो ईएमएफ भी क्या हो गया, n टाइम्स हो गया। ये बात याद रखिएगा। ये दोनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूले कब के हैं, जब एक कॉइल है उसके एक ही टर्न है और यहाँ पर इस कॉइल के n टर्न्स है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। चलिए, तो यहाँ पर फैराडे लॉ समझ में आ गया। और फैराडे लॉ के बाद आता है कौन सा लॉ, लेंज लॉ। कौन सा लॉ बच्चों, लेंज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर लेंज लॉ को हम पढ़ाने जा रहे हैं कि लेंज लॉ आखिर क्या होता है। बच्चों बताओ, आपसे कोई पूछे कि फैराडे लॉ
क्या देता है? तो फैराडे लॉ जो है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देता है। देखिए फैराडे लॉ क्या देता है? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देता है ना। पर क्या ईएमएफ की डायरेक्शन देता है? करंट की डायरेक्शन देता है? जवाब है नहीं। यहाँ पर जो करंट पैदा हुआ है या जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, क्या उसकी डायरेक्शन देता है? जवाब है नहीं। तो आपसे कोई पूछे फैराडे लॉ क्या देता है, तो मैं यहाँ पे एक नोट ही डाल देता हूँ, नोट डाल देता हूँ। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ओनली गिव मैग्नीट्यूड of EMF induced in a coil। ठीक है, ये नोट हो गया आपका। नोट क्या है बच्चों कि फैराडे सिर्फ हमेशा क्या देता है? फैराडे ये देता है कि कितना EMF पैदा होगा जब फ्लक्स चेंज होगा। पर लेंज लॉ क्या देता है? तो देखिए लेंज लॉ में नोट डाल देते हैं, नोट डाल देते हैं। लेंज लॉ गिव the direction of induced EMF या फिर कहें induced current in a coil। चलिए लेंज लॉ को समझते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई। लेंज लॉ क्या देने वाला है? जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन देने वाला है। ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है उसकी क्या देने वाला है? डायरेक्शन देने वाला है। तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है लेंज लॉ का? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil is such that it opposes the cause which produces it। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मतलब इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन किसी कॉइल में इस तरह से होगी कि ये अपोज करेगा द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। मतलब जिसने इसे प्रोड्यूस किया है कभी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लीजिए जिसने भी प्रोड्यूस किया है, और कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ईएमएफ को कौन प्रोड्यूस करता है? फ्लक्स। मान लीजिए फ्लक्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। मान लीजिए फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन उसको अपोज करेगी। और बच्चों बताओ क्लॉकवाइज को कौन अपोज करेगा? तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज को अपोज एंटी क्लॉकवाइज करेगा। हाँ है ना बच्चों? ध्यान से सुनिए, देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है कि लेंज लॉ ये कहता है कि जिसने ईएमएफ प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या करेगा? उसी वजह का क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा बच्चों? अपोज करेगा। इसका स्टेटमेंट पढ़ के देखिए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये अपोज करेगा द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जिसने इसे प्रोड्यूस किया है वो जो कारण है उसका क्या करने की कोशिश करेगा? अपोज। और जो अपोजिशन की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? ईएमएफ की होगी। सर नहीं आया समझ में, तो मैं इसके बहुत सारे क्या करवाने जा रहा हूँ? न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ। तब जाके उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। लेंज लॉ भी समझ में आएगा और फैराडे लॉ भी समझ में आएगा। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो नोट डाउन करने से